जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए प्रोफेसर अंशु जोशी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। प्रोफेसर जोशी, एक बार मुझे भी समझाइए, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बताइए। ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, न्यूक्लियर प्रोग्राम अबेंडन नहीं, जो भी कहानी है, ट्रिगर पॉइंट बताइए मेरे को। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने मुझसे पूछा, क्योंकि हम सब टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसको जोड़कर एक ओवरऑल पिक्चर आपने मुझसे दिखाने को पूछा है। जी। अगले 2 से 3 मिनट का मैं समय लूंगी। तो आप कुछ दिन पहले जाइए, ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर मैटर्स को लेके, डील को लेके बातचीत हुई और ट्रंप ने बड़ी आशा जताई थी कि सक्सेसफुल होगी, लेकिन विफल रही। इसके बाद जिनेवा में टॉक हुई, वो भी विफल रही। वो क्यों विफल रही मैं आपको बताती हूँ। न्यूक्लियर मैटर्स की जो बात थी उस पर ईरान अग्री हो गया था तब भी, जबकि ट्रंप ईरान की सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे कंट्रोल चाहते थे, कंटेनमेंट चाहते थे। क्योंकि ईरान के पास, हम सभी जानते हैं, इस वक्त 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, 440 किलो मटेरियल है, जिससे कई बम बन सकते हैं एक हफ्ते की अवधि के भीतर। और बिल्कुल सही बात है, एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैं भी कहूंगी कि अगर बना लेता तो पूरे पश्चिमी एशिया में बैलेंस ऑफ पावर डिसरप्ट हो जाता। ट्रिगर पॉइंट ये रहा कि इन दोनों ही वार्ताओं में फिर ट्रंप ने 2 और पॉइंट्स जोड़े। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन प्रॉक्सीज को फंड करता है, इक्विपमेंट देता है, पल्लवित पोषित करता है ईरान, H3 यानी कि हमास, हूती और हिजबुल्ला, ऐसा करना ईरान बंद कर दे। और इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया में इजराइल को देखते हुए ईरान को थोड़ा सा पीछे और कंटेन्ड रहना पड़ेगा। तो यहां फिर ईरानी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए दोनों ही वार्ताओं के बाद कि हमारे इंटरनल मैटर्स में अमेरिका बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करे। यदि ट्रंप को न्यूक्लियर मैटर्स पे बात करनी है, डील की बात करनी है, तो सिर्फ न्यूक्लियर मैटर्स पे बात करें। इसके पहले मैं आपको 2015 ले चलूं। एक मिनट में एक करके, पॉइंट नंबर 1 क्या बताया आपने? ये हमास, हूती और हिजबुल्ला, इनको यस प्लीज बताएं। इनको हम H³ कहते हैं। अच्छा। हमास, हूतीज और हिजबुल्ला तीनों आतंकवादी संगठन है, प्रॉक्सीज हैं। इनको कौन पैसा देता है, कौन इक्विपमेंट देता है, कौन ट्रेनिंग देता है? बिल्कुल ईरान देता है। यही कारण है कि ईरान में पिछले कुछ वर्षों में इतने इकोनॉमिक इश्यूज हुए हैं। ये हो गया नंबर 1 ट्रिगर पॉइंट। नंबर 2 ट्रिगर पॉइंट की ट्रंप इंटरनल टर्फ पर यूएस की बड़े झटके झेल रहे हैं। अभी टैरिफ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्टिव आया, जो फैसला आया, ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। बाय इलेक्शंस होने वाले हैं यूएस में कुछ दिनों में। ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत लो है। वेनेजुएला में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करके बैठे हुए थे। तो और फिर ईरान में जो तीसरा ट्रिगर पॉइंट, ईरान में ऑलरेडी जो एक सिविल अनरेस्ट चल रहा है रिजीम चेंज करने के लिए, तो ट्रंप को ये 2-3 कारण ऐसे मिले जिनको उन्होंने मिलाया और फिर उन्होंने पिछले 10 से 12 मैं 3 पॉइंट को ऐसे कहूंगा, कर्नल दानवीर आप भी जोड़िएगा। नंबर 1 जो अभी बताया इन्होंने, वो जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्ला जो है, हूती, इन सबको फंड और इनको जो है इनको पालना, नंबर 1। नंबर 2 डोमेस्टिक कंपल्जन्स ट्रंप की, जो वहां पर वो, और नंबर 3 ईरान में रिजीम चेंज का फायदा उठाकर, नंबर 3। नंबर 4 एक और चीज बताइए कर्नल दानवीर, वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अबेंडन करना, क्या वो करेगा नहीं, ये भी एक ट्रिगर पॉइंट था न्यूक्लियर प्रोग्राम, कर्नल दानवीर? देखिए, जो मेरा पर्सपेक्टिव इसमें यह है कि अक्टूबर 7 की घटना मेजर ट्रिगर पॉइंट था। इजराइल को यह समझ में आ गया था और अमेरिका को भी कि इसके पीछे जितने भी एक्टर्स हैं उनको टारगेट किया जाए और जो मेन मुख्य किरदार है उसको निस्ते नाबूद किया जाए, और मुख्य किरदार इसमें ईरान था। तो इसके बाद से ईरान के ऊपर प्रेशर बना। आपको लग रहा है 7 अक्टूबर वाला जो था वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है? बहुत बड़ा वहां से ट्रिगर हुआ। लेकिन वो 7 अक्टूबर इतना पुराना, और तब से तैयारी चल रही है। और देखिए, पिछले साल 25 जून को जो कार्रवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने 3 न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया था, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने, वो भी उसी। लेकिन आपने बात 4 पॉइंट हो गए, लेकिन ये एस्केलेट तो हो गए, तो सबको पता था। ये तो इजराइल को पता था, ये तो यूएस को पता था, बहुत ज्यादा एस्केलेट होगा ये, सबको पता था, और वो उन्होंने उसकी तैयारी कर रखी है और ये एस्केलेट हुआ है। मुझे ये जानना है प्रोफेसर जोशी, 1 मिनट में, क्योंकि हर कोई जो अब ब्रॉडकास्ट देख रहा है, मुझे भी समझना है आपसे, ये मिडिल ईस्ट के जो 8-8, 9-9 देशों पर अटैक कर दिया ईरान ने, इसको लेकर कि अरब वर्ल्ड में आग लग गई, मुस्लिम देश आपस में लड़ मर रहे हैं, या वो यूएस मिलिट्री बेसिस? मैं बहुत खुश हूं आपने ये प्रश्न भी पूछा। ये बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है। हम जब पश्चिमी एशिया में जाते हैं तो वहां शिया सुन्नी वाला एंगल भी हमको याद रखना चाहिए। ईरान एक शिया देश है, ये बाकी के तमाम देश सुन्नी देश हैं। yes. आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि पाकिस्तान, सऊदी, इन सब के हवाले से एक इस्लामिक नेटो बनाए जाने की बात की जा रही थी, जिसके जवाब में फिर अभी इजराइल ने हेक्सागोनल अलायंस बनाने की घोषणा की, जिसमें ये एंटी जो सुन्नी इस्लामिक देश हैं उनको फिर जोड़ने की बात थी। ये सारा डिप्लोमेटिक चल रहा था पीछे।
मैम, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड टूट गया। मुस्लिम शिया वर्ल्ड सुन्नी। तो पहले से ही विभाजित था। मुस्लिम वर्ल्ड में सुन्नी देशों को शिया देश ईरान का भय दिखा दिखा के ट्रंप आज तक अपने हथियार बेचते रहे हैं। तो मुस्लिम देशों में यदि एकता होती तो नंबर 1 बिंदु ईरान इन देशों पे अटैक नहीं करता। नंबर दूसरा बिंदु, अटैक करता नहीं करता ये तमाम देश ईरान के सपोर्ट में आके खड़े होते तब, जबकि अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। हाँ। तो आप ये चीज समझिए कि जो ओआईसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, उसमें तो पहले ही एक दरार पड़ चुकी है। वहां तो हम एक क्लियर कट डिवाइड देख रहे हैं। अब आप देखिए इंडोनेशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है, क्योंकि इट्स अ मुस्लिम नेशन, कि मैं मध्यस्थता कराता हूं। अभी आप देखोगे तुर्की की तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे। लेकिन वहां फिर वही शिया वर्सेस सुन्नी वाली बात जो है हमको याद रखनी होगी। और यूएई जैसे जो देश है पश्चिमी एशिया में, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर अमेरिका की तरफ खड़े हैं, हमको ये भी याद रखना होगा। ठीक है, हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। गौरी शंकर जी, स्वागत है सर। इंडिया का स्टेक और स्टैंड एक बार समझाइए, क्योंकि इंडिया बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रही है शुरुआत से, और इस मसले पर भी अभी प्रधानमंत्री भी 2 दिन पहले इजराइल थे। इंडिया का अप्रोच इस पूरे प्रकरण को लेकर, गौरी शंकर जी। देखिए अमन जी, ऐसा है कि भारत यही चाहता था कि ये युद्ध नहीं हो किसी भी तरह से। यस। मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब इजराइल गए थे तो शायद ये भी एक टॉपिक रहा होगा, उनको समझाने की कोशिश की होगी कि आप युद्ध में नहीं फंसे। पहली चीज तो युद्ध को शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है, पूरे 4 साल से अभी तक युद्ध चल रहा है और लाखों लोग वहां मारे जा चुके हैं। यस। दूसरी चीज, ये हमारे हित में बिल्कुल नहीं था। इसका कई कारण है। पहला तो करीब 1.5 करोड़ के करीब लोग हमारे गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ट्रू। और उनकी सारी रोजी रोटी वहां से आती है। वो बहुत बड़ा रेमिटेंस, करीब 90 करोड़ डॉलर का रेमिटेंस हर साल, सॉरी 90 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस हर साल इंडिया भेजते हैं। जी। तो उनको जो समस्याएं अभी ऑलरेडी अस्थिरता चालू हो गई है, लोगों के फोन आने लग गए हैं, इंडिया से फोन करने लग गए हैं लोग कि क्या हो रहा है, आपके बच्चों की सुरक्षित तो है नहीं है, आप आ जाओ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। दूसरा, हमारा करीब 30 बिलियन डॉलर का गल्फ कंट्री से ट्रेड है। यस। वो ट्रेड डायरेक्टली इफेक्ट होगा, क्योंकि वो ट्रेड रूट्स ही वो हैं, उनमें जाना आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, हमारा सऊदी अरेबिया से काफी बड़ा ऑयल इंपोर्ट अभी भी है, और गैस का इंपोर्ट कतार और ओमान से है, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। चौथा, ये जो है अभी स्वेज कैनाल को बंद करने की धमकी भी दे रहे हैं हूतीज। यस। अगर हूतीज रेड सी और स्वेज कैनाल को बंद कर देंगे तो ट्रेड रूट जो है हमें यूएस के, सॉरी यूरोप के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अमेरिका के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगी, तो ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सभी देशों के लिए होगा, लेकिन इंडिया के लिए विशेष रूप से होगा, क्योंकि हमारी गल्फ कंट्रीज के साथ बड़े विशेष और क्लोज रिलेशंस रहे हैं यस। काफी वर्षों से। और जी, ये शिया सुन्नी का जो मैटर है उसको समझना भी जरूरी है। देखिए पूरे गल्फ कंट्रीज में, मैं बहरीन में मैं सर्व कर चुका हूँ, मैं Yes. सऊदी भी कई बार जा चुका हूँ। ये बहुत स्ट्रोंग मैटर है वहां पे। ये हमेशा ईरान को एक सस्पिशियन नजर से, बड़े संदेह के तरीके से उसको देखा करते हैं कि Yes. ईरान कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर दे। अब ईरान ने मेरे विचार में ये बड़ी गलती की है कि जो अमेरिकन बेसेज इन कंट्रीज में थे, उनके ऊपर अटैक करके इन देशों में और ज्यादा भय का वातावरण पैदा कर दिया है। जी। और अब ये सभी लोग जो है ना, वो अमेरिका को फुल्ली सपोर्ट करेंगे, इसलिए ये कि मैं आप किसी भी तरह ईरान की Yes. क्षमता को खत्म करिए। एग्जैक्टली यही मैं समझना चाह रहा हूं कि पहले कहा जा रहा था ईरान पर हमला, मुस्लिम देश, उम्मा, वो सारी चीजें, यहां तो ईरान ने जो है हमला कर दिया मिडिल ईस्ट। लेकिन आरएसएन सिंह हमारे साथ लाइव हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, डिफेंस एक्सपर्ट है, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। आरएसएन सिंह, ये हूती, हिजबुल्लाह और हमास को फंड करने की कीमत ही चुका रहा है ईरान मेरे ख्याल से, या कोई और ट्रिगर पॉइंट? नहीं, यूं इसको आप बोले अभी इन्होंने, कर्नल साहब ने बोला कि ट्रिगर पॉइंट वो अक्टूबर 7 वाला जो हमला था, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। वहां से ये पूरा मतलब सिस्टम, ये पूरा ये रोल करना शुरू कर दिया। और आप देखें बड़े लॉजिकली और बड़े सिस्टमेटिकली ये लोग गए हैं जी। जो यूएस इजराइल की, जो यूएस एंड इजराइल सबसे पहले आपको उसको पैलेस्टीनियंस को ये किया, फिर हिजबुल्लाह को, फिर सीरिया को,
तो जब इसके पूरे ईरान के जो प्रॉक्सीज थे खत्म करने के बाद फिर 12 दिनों का युद्ध हुआ, आपको मालूम है, जब यस। इसराइल और जिसमें इन्होंने जैसा कहा कि उनके न्यूक्लियर ठिकानों को भी बमबारी की गई। उसके बाद से इनकी क्षमता बिल्कुल डिग्रेडेड हो गई है इनको। और इनका कैलकुलेशन क्या है इसराइल और अमेरिका का कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ऐसा अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, ये कमजोर हो चुके हैं। लीडरशिप से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। जी। वहां की आम जनता में अगर घबराहट है तो एक तरह की खुशी भी है। और मैं अपने जो मैं कुछ सोर्सेज से, ओपन सोर्सेज से जो मैंने समझता हूँ, वो ये इस्लामिक डिक्टेटरशिप से ये तंग आ चुके हैं वहां पे। ठीक। वो कहते हैं कि तुम्हारे ये इस लीडरशिप, इस्लामिक डिक्टेटरशिप के कारण तीन तीन बड़ी लड़ाइयां लड़ी इन्होंने। आप सोचो, ईरान, ये जो पहला जो लड़ाई हुआ था, इसका 8-10 साल जो चला ईरान इराक हुआ, आपको विश्वास नहीं होगा कि पूरी जो 18 साल के ऊपर, 18 और 30 साल के ऊपर में पूरे जो मेल पॉपुलेशन एक तरह से वहां डेसिमेट हो चुका था। महिलाओं को लड़के नहीं मिल रहे थे शादी के लिए, ये हालात हो गई थे। जी सर। तो उसका ये है। अब आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, तो कारण मैं बता दूंगा आपको। इसराइल, आप ये समझिए कि दो कंट्री 1947-48 में बनाए गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसराइल और पाकिस्तान, ये दोनों किसी स्ट्रेटेजिक रीजन से बनाए गए थे। ये वेस्ट का आउटपोस्ट है, ठीक है ना। अच्छा जी। इसीलिए ये, अगर आप पूरे दुनिया का नक्शा देखें और अपने से ये सवाल पूछें कि नॉर्थ अफ्रीका, पूरा मिडिल ईस्ट के बीच में अगर इसराइल नहीं होता तो क्या होता, क्या होता, बिल्कुल ठीक, वेरी वेरी पॉइंट, क्या वेरी होता, वैलिड। ये सवाल सबको पूछना चाहिए। आपका सुएज कैनाल का क्या होता, यस। आपका ये है ना। तो ये है, इसलिए उसको कभी न्यूक्लियर पावर बनने की, उसको मतलब उसको नहीं, इजाजत नहीं देंगे ये लोग। और ये मुझे पहले से मालूम था कि ये बातचीत फेल होगी। क्या इसलिए फेल होगी कि अगर उनकी शर्तें मान लेते, मान लीजिए अमेरिकन की, नहीं हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दिया, तो फिर ये जो इस्लामिक लीडरशिप है इसका क्या होगा। क्या होता। यस। दूसरी बात, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। दूसरी बात आपको एक मैं बता दूं, ये सारा खेल पेट्रो डॉलर्स का है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। देखिए, दुनिया में जो कंजम्पशन है ऑयल का पर डे का 100 मिलियन बैरल्स है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा किस कंट्री, लेकिन द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इज यूनाइटेड स्टेट्स जी ऑफ सर। अमेरिका। उनको भी 7 मिलियन बैरल शॉर्टफॉल है उनका। ये जो 20-25 मिलियन का जो शॉर्टफॉल जो है ऑयल का, वही पेट्रो डॉलर्स को बचा के रखा हुआ है।